ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक शहीद के आज के उनके जो 53वें यौम शहादत पर प्रोग्राम है, इसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने आना था। वो कराची घर से निकल आए, लेकिन लाहौर में फॉग की वजह से फ़्लाइट ने टेक ऑफ नहीं किया। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने एक निकाह में जाना था, वो आए और तकरीर करके चले गए। सो आज सरकार के दिफा की सारी जिम्मेदारी जनाबे राना सनाउल्लाह खान साहब, जो मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हैं, उनके मजबूत कंधों पर आ गई है। मैंने मोहसिन दावड़ साहब को बतौर ख़ास ज़हमत दी थी। हम इकट्ठे कौमी असम्बली के मेंबर रहे हैं। जो पश्तून नेशनलिस्ट लीडर हैं, उनमें ये बहुत मॉडरेट वॉइस है, और मुझे हैरत होती है जब ऐसी मॉडरेट वॉइस को भी सुना नहीं जाता। मैंने ज़रूरी समझा और लाजम समझा, और मेरे साथियों ने, कि ये पंजाब के धड़कते दिल लाहौर में आए और इस तकरीब से खिताब करके अपने ख्यालात का इजहार करें। ख्वाजा रफ़ीक शहीद का ये 53वां यौम शहादत है, और हम इसको तकरीबन 48 बरस से हर साल मना रहे हैं। और ये तकरीब बिला शक व शुबा अब लाहौर की सियासी रवायत की सबसे पुरानी और बाकायदा तकरीब का रूप धार चुकी है। हम ख्वाजा रफ़ीक शहीद फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से अपनी बिसात के मुताबिक समाजी काम भी करते हैं। ज़लज़ला हो, सैलाब हो मुल्क के किसी हिस्से में, या मुस्तकीन की या तलबा की इयानत का काम हो, हम खामोशी से अपना काम करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल खिदमत के साथ मिलकर जो गज़ा रिलीफ ऑपरेशन है उसमें भी अपना रोल प्ले किया। ख्वाजा रफ़ीक शहीद की ज़िंदगी अव्वल ता आखिर हमारे लिए और बिलखसूस मेरे ख़ानदान के लिए मशलेरा है। उन्होंने क़याम पाकिस्तान की तहरीक से लेकर अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक पहले तश्कील पाकिस्तान और फिर तामीर और तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की जद्दोजहद की। वो कायद आज़म और इकबाल के सिपाही थे, और वो ये समझते थे आइन, जमहूरियत, इंसानी हकूक़, अदम तशद्दुद और गरीब व मुतवस्सित तबके की बालादस्ती और माशी और समाजी इंसाफ के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। वो इसी मकसद के लिए जिए, इसी मकसद के लिए लड़े, गोरे की जेलें भी काटी, और पाकिस्तान आने के बाद काले अंग्रेज़ों की जेलें भी काटी। उन्होंने पंजाब असेंबली की सीढ़ियों पर लाठियाँ भी खाईं अयूबी आमरीत में, और भुट्टो साहब की फस्तायत के दौर में उन्हें गोलियों का निशाना बनाकर शहीद कर दिया गया। उन्होंने इस सफ़र में अपना कारोबार भी तबाह किया, अपने ख़ानदान को भी दांव पर लगा दिया, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने दयानत और अज़्म व इस्तक़लाल के चिराग रोशन किए रखे। मेरे अजीज़ों, वालिद की शहादत के बाद सलमान साहब की और मेरी तरबियत और परवरिश हमारी वालदा ने की। आप में से बहुत से लोग उन्हें मिले, बहुत से नहीं मिले। वो माँ भी थी, बाप भी थी, तालीक भी थी, और हमारी पीर मुर्शिद भी थी। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी से सख्त तरीन नज़रियाती और ज़ाती इख्तलाफ के बावजूद जब मजलिस शूरा बन रही थी और लोग भाग रहे थे कि उस शूरा का हिस्सा बने, हमारे ख़ानदान ने पीपल्स पार्टी से सख्त मुखालफत के बावजूद ज़िया मार्शल्लाह की हिमायत नहीं की, और किसी उस बंदोबस्त का हिस्सा नहीं बने जिसका जमहूरियत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। मैं पहली बार 1982 में जेल में गया। मैं एमए कॉलेज की स्टूडेंट्स यूनियन का सदर था, और पीपल्स पार्टी का डाई हार्ट मुखालिफ। जाहिर है मेरे अंदर तलखी थी, कड़वाहट थी, लेकिन जब मैं जेल गया तो मैंने वहां पीपल्स पार्टी के कारकुनों को देखा। किसी ने पैम्फलेट लिखा था, कोई आमरीत को ललकार रहा था,
कोई जमहूरियत जिंदाबाद का नारा लगाता था, 10-10, 20-20 साल की कैद काट रहे थे। कुछ कोड़े खा के वहां आराम से बैठे थे और उनकी पेशानी पे कोई शिकन नहीं थी। मेरे नजरियात बदलना शुरू हुए, मेरी तलखी और नफरत में कमी आने लगी और मैंने महसूस किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम और मुस्तफ़ा कर की फस्तायत का इंतकाम या बदला उनकी औलाद, उनकी जमात या उनके कारकुनों से नहीं लिया जा सकता। ये नाइंसाफ़ी होगी। मेरे अजीजों, 50 साल से ऊपर के सियासी सफर के बाद, जिसमें कम से कम 14 बार मैं जेल गया हूं, जब हुकूमत बदलती है मैंने जेल जाना होता है। सलमान साहब भी कभी कभी जाते हैं, इस बार फिर बड़ी लंबी जेल उन्होंने काटी मेरे साथ, पहले भी काटते रहे। और मुख्तलिफ अदवार देखने के बाद और अपने हाथ से लड़ाई लड़ने के बाद, और जो लड़ाई लड़ी अपने तालिब इल्मी के दौर में, उस लड़ाई के बाद, उनसे दोस्ती के बाद, मैं ये समझता हूँ कि लड़ाइयाँ, झगड़े और फसाद और ताकत का इस्तेमाल रियासत को आगे लेके नहीं जा सकता। बदकिस्मती से, मैं आज चंद मिनट लूँगा, बदकिस्मती से क्या मैं पाकिस्तान के फ़ौरन बाद हमारे बाबाए कौम हमसे बिछड़ गए। हिंदुस्तान के बाबाए कौम 19 साल जिंदा रहे। वहाँ जमहूरियत आ गई, वहाँ जागीरदारों, सरमायादारों और फौजी जर्नैलों का गठजोड़ नहीं बना। यहाँ वो गठजोड़ बना और फिर कभी नहीं टूटा। जो सियासी जमातें अवाम ने बनाई उन्हें पजीराई नहीं मिली। जो सियासी जमातें एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई उनको ताकत दी, कभी ताकत दी, कभी उनको बनाया, कभी गिराया, और ये खेल चलता रहा। इस मुल्क में मादरे मिल्लत से लेके आगे तक पाकिस्तान बनाने वालों को और उनकी औलादों को मुल्क दुश्मन, गद्दार और कौमी सलामती के दुश्मन करार दिया गया। और जिन लोगों ने यहाँ जमहूरियत की आबरू को लूटा, आइन को लूटा, आइन को पामाल किया, दरिया बेचे पाकिस्तान के, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज किए, उन्हें यहाँ पे सल्यूट मारे गए और उन्हें कौम का हीरो बनाने की नाकाम कोशिश की गई। वो कोशिश कभी कामयाब नहीं हुई और जब कोई डिक्टेटर गया पीछे उसका कोई नाम लेवा नहीं बचा। मैं सोचता हूं कि क्या पाकिस्तान के सारे वजीर आजम गद्दार थे? क्या एक भी मुब्बे वतन नहीं था? किसी को भी मफर नहीं है? और क्या सारे चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ मुब्बे वतन थे? उनसे पूछने वाला कोई नहीं है। कैसे चल सकता है 24 करोड़ का मुल्क? इस तरह नहीं चल सकता, क्योंकि पाकिस्तान के बानियों ने इसकी बुनियाद जमहूरियत पे रखी थी। पाकिस्तान गुरीला वॉरफेयर के जरिए हासिल नहीं किया गया, पाकिस्तान वोट की ताकत से हासिल किया गया। यही वजह है कि जमहूरियत हमारे खमीर में मौजूद है। हमसे जमहूरियत छीनी जाती है, हम फिर जमहूरियत पे वापस आ जाते हैं। हमारे जमहूरी लीडरों ने भी बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं, ऐसे कारनामे के सर पीटने को दिल करता है। लेकिन ये कौम इसके बावजूद जमहूरियत से मायूस नहीं हुई है। दीदा दानिस्ता इसे मायूस करने की कोशिश की गई है। कभी जागीरदारों को लीडर बनाया गया, कभी सनतकारों और सरमायादारों को लीडरी दी गई, कभी सेलिब्रिटीज को लीडरी दी गई, पॉलिटिकल स्ट्रगल के जरिए आने वालों को दबाया गया। किसी भी जमात के लोग थे वो। आज नतीजा आपके सामने। मेरे अजीजों, मुझे आज ये कहना है, मैं अव्वल आखिर मुस्लिम लीगी हूँ और मुझे मुस्लिम लीगी के लिए किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत सौ से बड़ा और पुराना मुस्लिम लीगी हूँ। मैंने तो मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन का फॉर्म नवंबर 1981 में भरा था, 81 नवंबर में फॉर्म भरा था और आज तक अपनी जमात में ही हूँ। अपनी रविश और अपना मौक़िफ़ नहीं बदला, लेकिन असूलों पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया।
भलाओ मुझे आखिरी जेल में, ये जो पिछली जेल थी पता नहीं आखिरी या ये आगे क्या है, इस जेल में बेचने वालों का इन्होंने बड़ी नेकी की। बड़े अरसे से मुझे सोचने का मौका नहीं मिला था, टाइम ही नहीं था, इतनी फास्ट लाइफ गुजरी। जेल में बड़ा टाइम था, मैंने बहुत सोचा और मैंने ये सोचा कि रेलवे को ठीक करना ये अब मेरा काम नहीं है, क्योंकि मैं रेलवे को ठीक करके गया, मेरे बाद आने वालों ने मेरी 5 साल की मेहनत 5 महीने में तबाह कर दी। मैंने जेल में फैसला किया था कि मैं हूँ तो राइटिस्ट, लेकिन आइंदा पॉलिटिक्स लेफ्ट पे आके करूँगा। मैं एक मजहबी आदमी हूँ, लेकिन प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करूँगा। जो बातें अब मैं बाहर करता हूँ, ये बातें मैं जमात की मीटिंग्स में हमेशा करता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्तों को ये पता, गवाह इस बात के। दहाइयों से ये बातें हम जमात के अंदर करते हैं, पर अब मैं मजबूर हो गया हूँ कि बातें जमात के बाहर भी करूँ। मज़े की बात यह है, अभी मैं पूरी बात नहीं बताऊँगा आपको। ये जो इलेक्शन था, जो मैं लड़ना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं तो जेल में सोच के आया था कि जब बाहर जाएंगे कभी तो नफरत और इंतकाम को दफन कर देंगे। और मैं जिस दिन कैंप जेल से निकला था, उसी दिन मैंने बाहर निकलता ये कहा था कि जिन्होंने मुझे कैद किया उनसे नफरत का रिश्ता नहीं है और इंतकाम नहीं लूंगा। ये मैं इसलिए कह रहा था कि बाकी लोग भी इस बात को सुने, क्योंकि नफरत और इंतकाम की बुनियाद पर रियासतें आगे नहीं बढ़ती, चलती नहीं है, बिखर जाती हैं। तो जब मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा था, मेरे हल्के के पर्स से उड़ा दिए गए। कुछ मेहरबानी जनरल फैज हमीद ने की थी, जो कसर उन्होंने छोड़ी थी वो बाद में पूरी हो गई। मेरी नेशनल जो कौमी असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके 4 टुकड़े किए गए। मेरे मुकाबले में मजहबी जमातों के उम्मीदवारों को लाके खड़ा किया गया, मैं सब देख रहा था, लेकिन मैंने इसे माइंड नहीं किया, क्योंकि इत्तफाकन जो साहब या जो 2-3 लोग चाहते थे कि मैं असेंबली में ना जाऊं, उनका और मेरा एजेंडा तकरीबन एक था। वो भी चाहते थे कि मैं कौमी असेंबली में ना जाऊं, और मेरी भी दिलचस्पी पहले वाली नहीं थी। मैं असेंबलियों का हाल देख चुका था। 3 बार सूबाई असेंबली और 4 बार कौमी असेंबली में जाने के बाद मुझे समझ आ गई थी कि असेंबलियां तो रिमोट कंट्रोल से चलाई जाती हैं। जब आप असेंबली को रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे, वो असेंबली क्या रिजल्ट देगी? वो निशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन रह जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान के लोगों का वोट की ताकत पर एतमाद बार बार मजरू हो रहा है, इसे मजरू होने से बचाया जाए। हम पहले पीटीआई को समझाते थे, उन्हें समझ नहीं आती थी, वो में रगड़ा लगाने पे तुले हुए थे। आप तकारीर उठा लें, हर तकरीर में मैं उनको कहता था ये कंबल, तुम कंबल को छोड़ोगे, कंबल नहीं छोड़ेगा तुम्हें। उन्हें समझ ही नहीं आती थी, वो मानने सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं, अपने मुखालफिन को रगड़ा दो, इनके सर कलम करो, इनको सजाएं दो, इन पर हेरोइन डाल दो, इनको करप्शन के झूठे मुकदमात में रखे दो, नवाज शरीफ को न मिलने दो उनकी अहलिया से, उनकी बेटी को उनकी मौजूदगी में गिरफ्तार करके मेंटल टॉर्चर करो, शहबाज शरीफ को रगड़ा दो, हमारी सारी पार्टी को रगड़ा लगा। हम उन्हें कहते थे ये रगड़ा एक दिन खत्म होगा, फिर आपकी बारी आएगी। बदकिस्मती से उनकी बारी आ गई। मुझ जैसे लोग उस बारी पे कोई खुश नहीं है। जब किसी को सजा होती है, राइटली रॉन्गली, मुझे कोई खुशी नहीं होती। हमने कभी बगलें नहीं बजाई, मगर मैं उन लोगों पे हैरान होता हूँ जो पिछले दौर में हमारी सजाओं और हमारी गिरफ्तारियों के ऐलान करते थे, बगले बजाते थे। आज वो जिनके साथ थे उनकी गिरफ्तारियों और सजाओं पे बगले बजाते हैं। उनसे ज़्यादा बेहया कोई सुरुए ज़मीन पर पैदा ही नहीं हुआ, मगर वो हैं, क्योंकि वो सर्विस करने के लिए वो लोग पैदा हुए हैं। उनकी जीरो बर्थ है। वो खुद खड़े हो जाएं, बल्दियाती इलेक्शन जीत नहीं सकते। उन्हें ईवानों में पहुंचा दिया जाता है, कोई गवर्नर बन जाता है, कोई सेनेटर बन जाता है, कोई नेशनल असेंबली में चला जाता है। यार ये कोई तरीका है? ये कौन सा तरीका है? मेरे अजीजों, इसमें कोई शक नहीं। मैं लियाकत बलोच साहब का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की और दोस्तों ने भी। लेकिन एक बहुत बड़ी सियासी जमात के सीनियर 3 लीडर होने के बावजूद उन्होंने जो बात की, इसमें कोई शक नहीं कि बुनियानुल मरसूस के नतीजे में पाकिस्तान का वक़ार पूरी दुनिया में बुलंद हुआ। हमारी बहादुर अफवाज ने, हमारे फ़ौजी अफसरान ने, हमारे जवानों ने
कमाल किया और 6 गुना बड़े ताकतवर दुश्मन को चारों शाने चित कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी इज्जत बनी पाकिस्तान की दुनिया में। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद यह दूसरा मौका था जब दुनिया में पाकिस्तानी सर उठाकर चलने के काबिल हुए। कोई माने या ना माने, कोई माने या ना माने, ये शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम की अनथक मेहनत थी कि उसके नतीजे में पाकिस्तान जो दिवालिया होने के करीब था वो दिवालिया होने से बचा। इसमें भी कोई शक नहीं कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी सियासत स्ट्रेक पे लगाई, कोई माने ना माने, लेकिन हमने अपनी सियासत दांव पे लगाई और हम रियासत को बचाने के लिए खड़े हो गए। यहां तक बात ठीक है, यहां तक बात ठीक है। इसमें भी कोई शक नहीं कि पंजाब की हुकूमत तारीखी काम कर रही है और उसके असरात अब ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये सारी बातें दुरुस्त हैं, मगर मैं ये बात अपने कायदीन को बताता रहता हूं, अपनी पार्टी में करता रहता हूं कि उसके समरात जो मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे और बहुत सारी एफर्ट जाया हो रही है। क्यों? क्योंकि मुल्क में सियासी दर्जा हरारत तेज है, मुल्क में कश्मकश, सियासी कश्मकश बहुत ज्यादा है। यह कश्मकश नहीं होनी चाहिए, इसका कोई रास्ता निकलना चाहिए। आज हाल ये है कि हर गाली पंजाब को दी जाती है, नफरत का मरकज पंजाब बना दिया गया है। आम पंजाबी का फैसला साजी में भाई कोई किरदार नहीं है, कोई नहीं पूछता पंजाब के आम आदमी को, फैसले तो कहीं और होते हैं, पंजाब को गाली पड़ती है। लेकिन लाशें पंजाबियों की आती हैं, मेहनत कशों की, जिनका यहाँ की पॉलिसी मेकिंग से विचारों का बाहर से भी नहीं गुजर सकते। तो जनाब, मैंने ऐसी नफरत सूबों के दरमियान पहले कभी ऑब्जर्व नहीं की। मुझे डर लगता है, मैं खौफजदा हूं। मैं चाहता हूं एक सियासी कारकुन के तौर पे कि मशरकी पाकिस्तान के सानहे के अवामिल से सबक सीखा जाए, मगर नहीं सबक सीखा गया इस मुल्क में, इसलिए नफरत बढ़ती जा रही है। दावड़ साहब ने फेडरेटिंग यूनिट्स की बात की। मैं ये सवाल अपने आप से पूछता हूं, जवाब नहीं मिलता कि टीटीपी से लड़ाई तो बनती है, बीएलए से लड़ाई तो बनती है, दहशतगर्दों का तो मुकाबला किया जाना चाहिए, मगर वो फोर्सेस जो आईने पाकिस्तान को मानती हैं उनके साथ आखिर हमारा क्या मामला है? मैं ये मुतालबा करना चाहता हूं, ये अपील करना चाहता हूं पाकिस्तान के नाम पे कि खुदा के लिए वो कुव्वतें जो आईने पाकिस्तान को तस्लीम करती हैं, जो सब्ज हलाली परचम को सर बुलंद करती हैं, उनको इकट्ठे होना चाहिए। वो सियासी कुव्वतें हैं या वो रियासती अदारे हैं। पाकिस्तान मुश्किलात में गिरा है। मैं सवाल पूछता हूं, क्या सारे मसले खत्म हो चुके? क्या गुर्बत के खिलाफ जंग हम जीत चुके? क्या भूख खत्म हो गई है? क्या भारत का खतरा टल चुका? क्या अफगानिस्तान से ताल्लुकात ठीक है? क्या दहशतगर्दी खत्म हो चुकी है? क्या पाकिस्तान की मईशत टेक ऑफ कर चुकी है? क्या हम दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं? बताएं मुझे। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारे दुश्मन है। हम दुश्मन से नहीं लड़ते, एक दूसरे से लड़ते। हम एक दूसरे से लड़के अपनी एनर्जी जाया करते हैं। इस कौम के 78 साल जाया हो गए हैं और कितने बरस जाया करेंगे हम पाकिस्तान के? पाकिस्तानियों का और कितना वक्त जाया होगा? पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के साथ जुड़ना है। यहां करने को बहुत कुछ है, लोग बाहर जा रहे हैं, कुछ काम ही नहीं मिलता लोगों को। कैपिटल की फ्लाइट हो रही है, कैपिटल तो पाकिस्तान के अंदर आना चाहिए। ये कौन सोचेगा? दुरुस्त कहा है शामी साहब ने, ये सियासतदानों का काम है। सियासतदानों का काम है ये, वो अपने आप को कामयाब साबित करें। मार पड़ती है, रगड़े लगाए जाते हैं, फिर बर्दाश्त भी किया जाता है। हमने पीपल्स पार्टी को बर्दाश्त नहीं किया। हमारे वालिद के कातलों को हमारे साथ बिठाया गया, हमने बर्दाश्त किया। उनके साथ हंस के मिले पाकिस्तान की खातिर।
तो हमें बाकी लोगों से भी बात करनी पड़ेगी। ये बात किए बगैर रास्ता नहीं बनेगा, बात करनी पड़ेगी। आज करें या कल, कल करें या परसों, बात करेंगे तो मसला हल होगा। जो कुव्वतें आइन पर यकीन रखती हैं, जो पाकिस्तान के परचम को मानती हैं, उन्हें बैठना पड़ेगा। ज्यादतियाँ तो बहुत हुई हैं, रियासती अदारों पे हमले किए गए, 9 मई डिलिबरेटली किया गया, कोई साजिश नहीं थी। 9 मई डिलिबरेटली किया गया। उससे पहले जब हमने नो कॉन्फिडेंस किया, इमरान खान साहब को चाहिए था नो कॉन्फिडेंस का जमहूरी तरीके से मुकाबला करते, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने आइन की वायलेशन की और नो कॉन्फिडेंस उड़ा के रख दी। उनकी अपनी गलतियां बहुत हैं। 2 बार, मैं गवाही देता हूं, 2 बार हम इंतखाबात की तरफ गए। एक बार तब जब शाह महमूद कुरैशी साहब और डार साहब के पार्लेज हुए, मैं उसका गवाह, सब कुछ तय हो गया था, सब कुछ सेटल हो गया था, लेकिन खान साहब नहीं माने। और उसके बाद दूसरी मर्तबा जब बड़े मियाँ साहब ने शहबाज साहब को और हमें लंदन बुलाया और कहा ये गवर्नमेंट छोड़ दें आप, अभी 20 दिन हुए थे, उन्होंने कहा महंगाई की लहर आएगी, जिन्होंने किया वो भुगतें, मैं क्यों भुगतूं। ठीक कह रहे थे, फैसला हो गया। शहबाज साहब इंतजार कर रहे थे बड़े मियाँ साहब के सिग्नल का, जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं मान रहे थे, उनको मनाने में 15-20 दिन लग गए। इमरान खान साहब को जब पता लगा कि हम हुकूमत छोड़ के जा रहे हैं इलेक्शन में, उन्होंने लॉन्ग मार्च अनाउंस करके गन हमारी कनपट्टी पर रख दी, अपना मौका ज़ाया किया। अगर वो नो कॉन्फिडेंस के बाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन के बैठ जाते तो बाकी था क्या 1.25 साल 1.5 साल, ना 9 मई होता, ना आज वो जेल में होते, और ना हमें ये इतनी कशमकश करनी पड़ती। फिर गालियाँ, इल्ज़ाम, फिर फस्तायत इस हद तक कि उनका मुकदमा लड़ना मुश्किल है। अगर हम में से कोई उनका मुकदमा लड़ना भी चाहे तो किस बुनियाद पे लड़े। अपना केस खराब किया, कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है कि ये बिहेव करेंगे। बिहेव से मुराद ये नहीं है कि ताबेदारी करेंगे, कि जमहूरी रवैया अपनाएंगे, कोई जमानत देने की पोजीशन में नहीं है। तो इसके बावजूद मैं सब ये कहने के बाद कहना चाहता हूँ, ये दुरुस्त कहा गया, किरदार मियाँ नवाज शरीफ साहब को अदा करना पड़ेगा। मेरे वो कायद हैं, उनसे रूह और दिल का रिश्ता है, ऐसा रिश्ता है जो अल्फाज में हम बयान नहीं कर सकते। उनका दिल जो है वो जख्मी किया गया है, उनको बहुत तकलीफ पहुंचाई गई है, लेकिन रोल उनको प्ले करना चाहिए और रोल उन्हीं को प्ले करना पड़ेगा। वो सबसे बड़े हैं इस वक्त, उन्हें आगे बात करनी पड़ेगी एस्टेब्लिशमेंट से, पीपल्स पार्टी से, बाकी सियासी कुव्वतों से। वो क्रेडिबल लीडर हैं ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके, ताकि ये तनाव कम हो, ताकि हमारे सुने, ताकि हमारे एक सेकंड बैठ जाए प्लीज, बैठ जाए, ताकि हमारे मुखालिफिन जो सियासी मुखालिफिन में हैं उन पर प्रेशर कम हो, उन्हें भी बात करने की आज़ादी मिले, वो भी अपना मौक़िफ़ पेश कर सके। ये अजीब बात है कि सियासतदान सियासत पे बात ना करे। भाई घोड़ा घास नहीं खाएगा तो क्या करेगा? सियासतदान तो सियासत पे बात करेगा। सियासतदान तो सियासत पे बात किए बगैर रह ही नहीं सकता, उसकी बात तो सुनना पड़ेगा, अच्छी लगे या बुरी लगे। मुखालफाना बातें सुनेंगे तो रास्ता निकलेगा। मैं ये समझता हूँ और मेरी सोच के हामिल हजारों लोग, लाखों लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान को एक नए पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है, एक नया सियासी मुआहदा। शायद हम नया आइन ना बना सकें, लेकिन उस आइन में रहते हुए, उसके प्रीव्यू में रहते हुए एक पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, एक नया मिसाके जमहूरियत, एक नया मिसाके मईशत, जिसकी बात शहबाज शरीफ साहब ने की थी और उनका मजाक उड़ाया गया था। वो आज भी उतनी वैलिड बात है। मिसाके मईशत भी चाहिए, मिसाके जमहूरियत भी चाहिए। और जब सियासतदान बात करेंगे तो रियासती अदारों से हम तवक्को करते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट हो या अदलिया, कि वो उस प्रोसेस की हिमायत करें, उसको सपोर्ट करें, ताकि पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क बने, एक न्यूक्लियर पाकिस्तान, माशी
दबाव में और कर्जों के बोझ तले दबा हुआ न्यूक्लियर पाकिस्तान सरवाइव तभी करेगा अगर यहाँ पे हार्मनी पैदा होगी, अगर हम एक दूसरे से बात करेंगे। जब आप जंग लड़ते हैं दो मुल्क तो उनके भी DGMOs एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हैं, तो हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, हमें एक दूसरे से बात करनी है। और मैं फिर कहूँगा तकरार के साथ कि हमें इस मुल्क में और इस दरख्वास्त पे गौर किया जाना चाहिए, हर सतह पर इसको संजीदगी से लिया जाना चाहिए कि इस मुल्क में वो कुव्वतें जो आईने पाकिस्तान को तस्लीम करती हैं, जो पाकिस्तान के परचम को सर बुलंद करती हैं, उनका कितना भी इख्तलाफ है सियासी या अदारा जाती या धड़ेबंदी का इख्तलाफ है, उन्हें एक नुक्ते पर आना पड़ेगा कॉमन पॉइंट्स के ऊपर, ताकि पाकिस्तान के बैरूनी दुश्मनों और जो दहशतगर्दी का हम शिकार करते हैं, जो दरिंदे बम चलाते हैं इस मुल्क में, बेगुनाहों का खून बहाते हैं, हमारी फोर्सेस पे हमले करते हैं, जो कौमी इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका हम मिलकर मुकाबला करें। पाकिस्तान प्रेशर में है, रियासत दबाव के अंदर है, ये हमें ना बताया जाए कि रियासत दबाव में नहीं है। हम ज़्यादा जानते हैं, सारी ज़िंदगी पॉलिटिक्स की है, लोगों की पल्स पे हमारा हाथ होता है, सियासी कारकुनों का। रियासत को अगर दबाव से निकालना है तो फिर आईने पाकिस्तान को मानने वालों को एक एजेंडे पर आना पड़ेगा। वो मिसाके मईशत का एजेंडा भी होगा, वो मिसाके जमहूरियत का एजेंडा भी होगा, तब पाकिस्तान सुपरसोनिक स्पीड के साथ आगे जाएगा। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आज मैंने ज़्यादा लंबी बात की क्योंकि वक्त की विंडो मौजूद थी। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, ये जितनी गुफ्तगू हुई है, अब इसका फाइनली जो हमारे लास्ट स्पीकर हैं और आज के सदर मजलिस हैं, मेरे जद्दोजहद के साथी और हमारे बड़े प्यारे भाई महबूब दोस्त हमारे राना सनाउल्लाह खान साहब, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मशीर भी हैं, बल्कि मशीर ख़ास हैं, और मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर भी हैं, और सबसे बढ़ के आमरीयतों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद का इस्तारा है। और मेरे उनके ख़यालात वो कम बोले या ज़्यादा, बहुत हम करीब हैं एक दूसरे के फ़िक्री और नज़रियाती तौर पे। मैं बिला ताख़ीर राना सनाउल्लाह खान साहब से दरख्वास्त